सुप्रभात छात्रों, आईसीएसई साहित्य सागर कक्षा 10 के लिए आज हम नेताजी का चश्मा इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। नेताजी का चश्मा, यह कहानी स्वयं प्रकाश जी ने लिखी है। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 22 जनवरी 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर में हुआ था। आजकल आप भोपाल में रहकर साहित्य सृजन कर रहे हैं, मतलब साहित्य की लेखन कर रहे हैं तथा वसुधा पत्रिका के संपादक से जुड़े हैं। स्वयं प्रकाश जी एक सशक्त उपन्यासकार, मतलब शक्तिशाली आप कह सकते हैं, लेकिन एक प्रतिभा संपन्न उपन्यासकार तथा कहानीकार है। अब तक इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी तथा आदमी जात का आदमी बहुचर्चित है। बहुचर्चित है मतलब उसकी बहुत चर्चा हुई है, उसे बहुत सराहा गया है। इनकी कहानियों का अनुवाद रूसी भाषा में भी हुआ है, मतलब इनकी जो कहानियां हैं वो रूसी भाषा में भी ट्रांसलेट हुई है। इनके विनय और इधर उपन्यास भी अत्यंत लोकप्रिय है, पॉपुलर हुए हैं। हम सफरनामा इनके रेखा चित्रों का संकलन है। रेखा चित्र मतलब कार्टून्स। इन्हें वर्ष 2011 के प्रतिष्ठित आनंद सागर कथाक्रम सम्मान से सम्मानित किया गया था। इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी के रंगेय राघव पुरस्कार, पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार आदि से भी पुरस्कृत किया गया है। इनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। वर्ग शोषण मतलब जो निचले जाति के लोग हैं उनमें उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है उसके विरुद्ध उनकी लेखन में चेतना दिखती है। यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा, इस कहानी का हम उद्देश्य देखने जा रहे हैं। नेताजी का चश्मा इस कहानी का उद्देश्य यह स्पष्ट करता है कि देश के सभी छोटे बड़े व्यक्ति, यहाँ तक कि बच्चे भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं। मतलब उनमें देशभक्ति की भावना ओतप्रोत ज़्यादा मात्रा में भरी होती है तथा सभी अपने अपने तरीकों तथा सामर्थ्य से देश के निर्माण में योगदान देते हैं। सभी अपने देश से प्रेम करते हैं और सभी अपने अपने प्रति सामर्थ्य से देश निर्माण में योगदान देते हैं। हमें किसी के तुच्छ से तुच्छ योगदान, मतलब एकदम छोटा सा छोटा योगदान, सैक्रिफाइस का उपहास नहीं करना चाहिए। देश के प्रति हर एक कोई अपने अपने तरीके से योगदान देता है। छोटा बच्चा हो या कोई एकदम छोटी से छोटी चीज़ भी की है तो उसका जो योगदान है, सैक्रिफाइस है, उसका उपहास मतलब उसको कम नहीं आंकना चाहिए। अब यहाँ पर नेताजी का चश्मा, यह जो कहानी है वो स्वयं प्रकाश जी ने लिखी है। इस कहानी में उन्होंने क्या बताया है कि इस कहानी में उन्होंने यह बताया है कि नेताजी, मतलब यहाँ पर हमें तुरंत नेताजी जब शब्द आता है तो हमें हमारे स्वतंत्र संग्राम के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की याद आती है। और उनका चश्मा, मतलब जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद आती है तो उनका जो चेहरा हमारे सामने आता है, तुरंत हम पहचान जाते हैं। वो फौजी टोपी, उनका लिबास और उनके ऊपर गोल आकार का चश्मा। तो यहाँ पर नेताजी का चश्मा, इस कहानी में लेखक ने यह बताया है कि किसी कस्बे में एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चौराहे पर मूर्ति लगाई जाती है। उस मूर्ति बनाने वाले ने चश्मे की कमी रह जाती है उससे बनाने में, और फिर एक कैप्टन चश्मे वाला जो होता है वह रोज अपने
दुकान की जो उसके जो चश्मे होते उसकी एडवर्टाइज के लिए, उसकी जाहिरात के लिए वो अलग अलग तरीके से चश्मे उस मूर्ति पर लगाता है। एक दिन वह कैप्टन चश्मे वाला मर जाता है और जब हलदार साहब जो होते हैं वो जाकर के एक दिन देखते हैं उस नेताजी के मूर्ति पर एक सरकंडे का मतलब एक घास फूस का बनाया हुआ एक छोटा सा चश्मा लगा होता है। तो वो देखकर वो ये समझ जाते हैं कि किसी बच्चे ने लगाया होगा या किसी ने भी लगाया होगा, लेकिन उसने अपने तरीके से जो योगदान दिया है उसका उन्हें आदर करना चाहिए। इस तरह से इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर हमें हमारे देश के प्रति जो है आदर रखना है। हमारे देश की जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके प्रति हमें आदर रखना है। अब इस मुख्य पात्रों का परिचय इस कहानी के हलदार साहब मतलब एक तरह से बड़े अधिकारी, तहसीलदार, अमलदार। हलदार साहब अत्यंत भावुक और संवेदनशील व्यक्ति है, बहुत ही इमोशनल। पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे सोचते हैं कि उस कौम मतलब कम्युनिटी का क्या होगा जो देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम करने वालों पर भी हंसती है। जिन शहीदों ने, जिन क्रांतिकारियों ने अपनी घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ नौछावर होम करने वालों मतलब सब कुछ नौछावर करने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उनमें कप्तान चश्मे वाले के प्रति सहानुभूति तथा सम्मान की भावना भी बताई गई है। जब अंतिम बार उन्हें मूर्ति पर सरकंडे का मतलब घास फूस का जो बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ देखा, जैसे बच्चे बना लेते हैं, तो उनकी आंखें सजल हो गई, उनकी आंखों में आंसू हो गया। चलो कम से कम कोई बच्चा तो है जिसे नेताजी का बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगी और उसने वो सरकंडे का घास फूस का चश्मा उस मूर्ति पर लगाया है। इस तरह से हलदार साहब यह एक बहुत ही भावुक व्यक्तित्व है। कैप्टन चश्मे वाला, इस नेताजी का चश्मा इस पाठ में कैप्टन चश्मे वाला एक ऐसा किरदार है जो कैप्टन चश्मे वाला एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था जो फेरी लगा लगा कर चश्मे बेचता था। उसके सिर पर गांधी टोपी होती थी और आंखों पर एक काला चश्मा। वह अपने एक हाथ में छोटी सी संदूकची पकड़े रहता था मतलब एक छोटी पेटी, और दूसरे हाथों में एक बांस पर टंगे चश्मे। लोग उसे कैप्टन कहते थे, पर वह किसी फौज का कैप्टन नहीं था। वह अत्यंत निर्धन था, गरीब था। उसकी अपनी कोई दुकान भी नहीं थी, पर उसमें नेताजी के प्रति सम्मान की भावना अवश्य थी। इसलिए उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि नेताजी की मूर्ति पर बिना चश्मे के रहे। वह अपने पास के फ्रेमों में से एक चश्मे की फ्रेम उस मूर्ति पर लगाकर नेताजी के प्रति अपना आदर प्रकट करता था। पान वाला इस नेताजी का चश्मा इस पाठ में एक ऐसा किरदार है। वह पान वाला एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। वह पान खाता रहता था। वह कैप्टन का उपहास किया करता था मतलब उसके प्रति वह आदर नहीं रखता था। हलदार साहब की यह पूछने पर कि क्या वह किसी फौज का कैप्टन है, नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व मतलब पिछले जो सेना थी उसका सिपाही तो था, तो पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले का उपहास करते हुए कहा था, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। यानी एक तरह से उसका अपमान करते हुए पान वाले ने उस कैप्टन चश्मे वाले के बारे में हलदार साहब को यह बात बताई थी। आइए नेताजी का चश्मा इस पाठ का अध्ययन करते हैं। हलदार साहब को हर 15वें दिन मतलब हर 15 दिन बाद कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। अब ये कस्बा क्या है?
कस्बा जहाँ जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे का वर्णन किया है। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। तो कस्बे का वर्णन क्या है? यहाँ पर जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे, बाकी सब मिट्टी के बने हुए थे। जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, मतलब यहाँ पर आजू बाजू से पंडाल की तरह कपड़ा लगाकर बीच में नीचे बैठकर लोग सिनेमा देखते थे। उसे पुराने ज़माने में ये ओपन एयर सिनेमा घर थे। वैसे 2 सिनेमा घर थे और एक ठो नगर पालिका, मतलब एक ही नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, मतलब कुछ न कुछ वहाँ पर जो सुधार का काम है कस्बे को वो नगर पालिका करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी। अब यहाँ पर पेशाब घर मतलब यूरिनल, जो पेशाब घर हम इसे मुतारी कहते हैं, वो बनवा दी। कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासकीय अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर मार्बल की मूर्ति लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। वो हिस्सा है चश्मा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति लगाई, उस मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं था, उसी के इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है। तो यहाँ पर एक कस्बे का यहाँ पर जिक्र किया है। कस्बा कैसा था? जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक बाजार था उस कस्बे में। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन सिनेमा घर थे, एक ठो नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ वहाँ पर वो तरक्की का काम उस कस्बे का करती थी। कभी कोई सड़क बनवा दी, कोई पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी पेशाब घर का अर्थ आप शौचालय भी पकड़ सकते हैं, लैटरिन। कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासकीय अधिकारी ने एक बार उस कस्बे मतलब शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर मार्बल की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी इसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है, जो नेताजी के मूर्ति पर चश्मा लगा होता है या उसके फोटो में हमें चश्मा दिखता है, उसके बारे में यह कहानी हमें बताती है। आइए आगे बढ़ते हुए इस कहानी को हम देखते हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं कोई बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय वहापोह मतलब अनिश्चय की स्थिति में मन में उत्पन्न होने वाला तर्क वितर्क, वहापोह, ऐसा करे या वैसा करे, वो वहापोह होता है और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा काफ़ी समय। और बोर्ड की शासन विधि समाप्त, मतलब जो ड्यूरेशन होता है, कालावधि होता है बोर्ड का, जो सारे नेता चुनकर आते हैं उनका एक शासन विधि होता है, एक समय होता है समाप्त। जैसा हमारे जो नगर सेवक होते हैं उनका 5 साल का शासन विधि होता है, वह समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाईस्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर
मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया हो, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब यहाँ पर जो पूरी बात तो यहाँ पर पता नहीं है, लेकिन देश में अच्छी मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी। यहाँ पर जो मूर्ति बनाई गई उसके बारे में बताया है, या तो उन लोगों को देश की जो अच्छे मूर्तिकार है उनको बनाने की जानकारी नहीं होगी, अच्छी मूर्ति की लागत मतलब जो कीमत है, खर्चा है, वो उसका अनुमान और उपलब्ध बजट, उनके पास जो पैसा था वो कम होगा, इसलिए वह काफ़ी समय करे या ना करे, मूर्ति बनवाए या ना बनवाए, इसमें समय बर्बाद हुआ। चिट्ठी पत्री में समय बर्बाद हुआ, मतलब जो उन्हें शासन से जो अनुमति लेनी थी, परमिशन लेनी थी, उसमें समय बर्बाद हुआ। या फिर कह सकते हैं कि जो नेता लोग थे उनका शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में था, इसलिए जल्दबाजी में स्थानिक कलाकार को ही वह मूर्ति बनाने का अवसर लेने का निर्णय किया गया। और अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि कस्बे के जो हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर थे, मान लीजिए कि मोतीलाल जी को ही यह काम सौंपा गया, और मोतीलाल का ये कोई खानदानी पेशा नहीं था, वो तो पेशे से ड्राइंग टीचर थे, उन्हें मूर्ति बनाने का कोई इतना तजुर्बा नहीं था, इसलिए उन्होंने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। पटक देना मतलब कोई काम ज़बरदस्ती से अपने माथे आ जाता है तो वो जैसे तैसे निपटा कर पटक देना, तो यहाँ पर उस ड्राइंग मास्टर को कोई ज़्यादा उस मूर्ति बनाने में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अभी अधिकारियों ने कहा है इसलिए उन्होंने वो मूर्ति बनाकर बनवा दी, इसलिए वहाँ पर ऐसा लिखा है पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब हमने देखा कि पहले जो कुछ पंक्तियों में पहला जो पैराग्राफ है उसमें देखा कि जो एक कस्बा था उसकी जानकारी है, कस्बा कैसा था, और दूसरे पैराग्राफ में हमने देखा कि यहाँ पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है वो जो इकलौते ड्राइंग मास्टर है उन्होंने जल्दबाजी में बनाकर 1 महीने में बनाकर वहाँ पर पेश कर दी। आगे क्या होता है यह हम अगली तासिका में देखेंगे। तब तक हम इस नेताजी का चश्मा है इसके बारे में अब हमने ये दो पैराग्राफ में जानकारी ली। अगली तासिका में हम यह देखेंगे कि जो संगमरमर की मूर्ति थी उसकी बनावट कैसी थी, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।